आज अपने पास आए हुए अधिकतर पेशेंटों में देखता हूँ मैं, वो कहीं न कहीं मोटापे से परेशान है और वो हमेशा इस बात की चर्चा किया करते हैं कि हमने बहुत सारे स्टेप्स किए, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, बहुत सारे सिस्टम को फॉलो किया, उसके बावजूद भी हमारा वेट कम नहीं होता है। कुछ समय थोड़ा सा 2-4 किलो वेट कम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वापस रीगेन हो जाता है या उससे ज्यादा कम नहीं होता है और हम ओबेसिटी से काफी परेशान हैं। हम जब भी किसी प्रॉब्लम को लेकर के किसी के पास जाते हैं तो हमें इस बात की जानकारी दी जाती है, हमें सजेशन दिया जाता है कि आप अपना वजन कम कीजिए। और सब कुछ करने के बाद आफ्टर डूइंग द ऑल एफर्ट्स हमारा जो वजन है वो कम नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप जो कुछ भी कर लेते होंगे आज तक, चाहे वीडियो देख करके किसी कंसल्टेंट के पास जाकर के, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ 5 स्टेप, उस 5 स्टेप्स को आप शायद फॉलो नहीं करते होंगे। आप करते होंगे तो कोई 1 स्टेप 2 स्टेप तक ही आप अटक जाते होंगे और जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में मदद नहीं मिल पा रही है। और इस वेट लॉस की जर्नी में आपको हमारे इस 5 अलग अलग स्टेप्स को समझना पड़ेगा और ये 5 स्टेप्स को हमने 5 अलग अलग वीडियो में डिवाइड करके बताया हुआ है। तो आज के इस पहले स्टेप में हम किंतु और परंतु, कुछ मिथ और मिसकॉन्सेप्शंस, इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग डाइट फॉलो करते हैं और किसी को रिजल्ट मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो यह भी एक अपने आप में एक हास्यास्पद है। डाइट हर किसी को एक तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि बॉडी के और भी पैरामीटर्स को देखने की जरूरत पड़ती है, बॉडी के और भी सिस्टम को समझने की जरूरत पड़ती है। और जब हम उस पूरे सिस्टम को समझेंगे तब समझ में आएगा कि डाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसका इफेक्ट हम बॉडी पे ले सकते हैं या इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो केवल और केवल डाइट को अगर हम पकड़ कर चलते हैं तो वहां पर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट के साथ साथ में हमें लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। और जब भी हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि अरे हमारे लाइफ स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है, हम तो एकदम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, हमारे जैसा लाइफ किसकी है, हम तो बड़े अच्छे से हर कुछ सिस्टमेटिक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर किसी का टाइम टेबल, उठने का, खाने पीने का टाइम टेबल, खाने पीने की शैली, रहन सहन की शैली, बहुत सारी चीजें देखने में अलग मिलेंगी और वो भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। और जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट को केवल एक ही नजरिए से देखा जाता है, कैलोरी के नजरिए से। और वहां पर हम जब डाइट के माध्यम से वेट कम करने की बात करते हैं तो एक तरफ हमें बताया जाता है कि आप कैलोरी कम कर लीजिए, कैलोरी इनटेक कम कर लीजिए, और एक साइड में कैलोरी आउट बाहर कर लीजिए। कैलोरी इन और कैलोरी आउट के फंडे पे हमें काम करने को बताया जाता है और कैलोरी आउट के लिए हमें एक्सरसाइज करने की बात की जाती है। मतलब एक साइड आप कैलोरी कम कर लीजिए और दूसरे साइड कैलोरी को बाहर करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट, इस फंडे पर हमें काम करने को बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की जरूरत है। जब हमारे बॉडी का जो रोज का कैलोरी इनटेक है, अगर हम उसको कांस्टेंट रखते हुए हम एक्सरसाइज को बढ़ा देते हैं, समझ लीजिए कि 2000 कैलोरी का इनटेक हमारे बॉडी में रोज हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वेट 80 केजी मेंटेन है। अगर हम 450 कैलोरी रोज एक्सरसाइज के माध्यम से बर्न कर ले रहे हैं, हम कैलोरी आउट कर दे रहे हैं, और अगर हम इसे 450 कैलोरी को 20 डेज कंटिन्यू बर्न कर रहे होते हैं तो उस समय 20 डेज में 9000 कैलोरी हम बर्न कर पाते हैं। तो हमने जब 9000 कैलोरी बर्न किया तो वहां पर 1000 ग्राम फैट को हमने यूज किया, यानी 1000 ग्राम फैट इज इक्वल टू 1 kg ऑफ फैट। तो आपने देखा कि जब हम 2000 कैलोरी का इंटेक कांस्टेंट रखते हुए 450 कैलोरी डेली बर्न कर रहे हैं और जिसकी वजह से 20 दिन में हमने 1 किलो वजन कम किया, 1 kg फैट बर्न किया। तो 80 kg को बर्न करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? 1600, यानी 1600 डेज। 1600 डेज लगभग 4 और 4.25 साल। अगर आपने 2000 कैलोरी का इंटेक कांस्टेंट रखा और 450 कैलोरी डेली बर्न कर रहे हैं तो 4-4.25 साल में आपका बॉडी का 80 केजी वेट कंप्लीटली डिसअपियर होना चाहिए। मतलब आपका वेट होना ही नहीं चाहिए, आपका वेट रहना ही नहीं चाहिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स के इस रूल्स को, कैलोरी इन और कैलोरी आउट के इस फंडे को, इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं और ये सिस्टम अगर रियल में आपको काम कर रहा है तो आपको 4 साल के बाद आपकी बॉडी कंप्लीटली डिसअपियर हो जानी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के रूल के हिसाब से।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप शुरुआत के कुछ दिन कुछ तो वेट अपना कम कर लेते हैं, लेकिन देखने को ये मिलता है कि कुछ दिनों के बाद 5-10 किलो वेट में चेंजेस हो जाता है, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, वो वापस कम नहीं होता है। फिर हम ये समझ लेते हैं कि ये डाइट हमें काम नहीं कर रही है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे उल्लंघन है, यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का रूल गलत नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं उस बात को भी यहाँ समझने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म को समझने की। जब हम मेटाबॉलिक सिस्टम को समझेंगे, केवल कैलोरी इन और कैलोरी आउट को लेकर चलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा जितना अभी तक आपने देखा। लेकिन जब हम मेटाबॉलिक सिस्टम को समझेंगे, तो मेटाबॉलिक सिस्टम में समझने के लिए अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा हमारे सेलुलर लेवल तक, जो सेल का जो परसेप्शन है, सेलुलर लेवल के परसेप्शंस को समझना पड़ेगा। सेल क्या समझता है? हमारे बॉडी के जो सेल्स है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये मोर देन 30 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बना हुआ है, और सेलुलर लेवल पर क्या परसेप्शन हो रहा है, क्या चल रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो टोटल कैलोरी आउट हमारा है, ये टोटल कैलोरी आउट एक्सरसाइज प्लस बीएमआर को मिला देने के बाद टोटल कैलोरी आउट हमारा हो जाता है। तो चूंकि हमने जब एक्सरसाइज करना चालू किया, 450 कैलोरी हम एक्सरसाइज के माध्यम से कैलोरी को बर्न कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी का, जब इसके पहले हम जो कुछ कर रहे थे 2000 कैलोरी में हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब बॉडी को ऐसा फील होने लगता है, बॉडी का परसेप्शन चेंज हो जाता है, बॉडी के सेल्स ऐसा फील करने लगते हैं कि यहाँ एनर्जी कम है, एनर्जी की मात्रा कम मिल रही है। उस समय बॉडी अपना मेटाबॉलिक रेट कम कर देती है। जब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज करते हुए भी हमारा वेट कम नहीं होता है, फैट बर्न नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हुए कैलोरी इन और कैलोरी आउट के फंडे को इस तरीके से मैनेज करती है, वहां पर उसको लैक फील होता है, सेल्स को ऐसा महसूस होता है कि हमें एनर्जी कम मिल रही है, और उसे मेंटेन करने के लिए बॉडी अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करके उसको मेंटेन कर लेती है। और इसी वजह से कुछ समय के बाद 2-4 किलो वेट कम होने के बाद में वेट कम होना बंद हो जाता है, और लोग बोलते हैं कि हमने तो सब किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बात आती है कि अगर आप कैलोरी का इंटेक, एक साइड में इंटेक भी आपने कम कर दिया, वहां पर भी बात वही देखने को मिलती है कि जैसे आपने इंटेक कर दिया, कम कर दिया, बॉडी का बीएमआर कम हो जाएगा, और वहां भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हुए बॉडी उसी कंडीशन में लाकर रख देगी। मतलब वहां पर भी आपको ज्यादा आपके अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के हिसाब से आपको वेट लॉस नहीं दिखेगा। और जब हम मेटाबॉलिज्म और सेलुलर परसेप्शन की बात करते हैं, तो वहीं पर बात आती है हार्मोन्स की। हमारे बॉडी में जब फूड का इंटेक होता है, तो फूड का इंटेक होते ही हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। जब हम कोई फूड खाते हैं, तो वहां पर अलग अलग फूड के लिए अलग अलग तरीके से हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। उस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए उस हार्मोन्स को रोल में आना पड़ता है। जब हम कार्ब रिच फूड खाते हैं, वहां पर इंसुलिन को ज्यादा रोल में आना पड़ता है। जब हम फूड की बात करते हैं, तो फूड के 3 मैक्रो कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जब हम फैट खाते हैं, तो उस फैट के मेटाबोलाइजेशन के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जब हम प्रोटीन खाते हैं, उसके लिए भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करने के बाद जैसे ही ब्लड में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद शुगर के रूप में पहुंचता है, उस समय इंसुलिन को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। इंसुलिन ज्यादा प्रोपोर्शन में ब्लड में आता है, और जब यह ज्यादा हायर लेवल में इंसुलिन ब्लड में रहेगा, तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, और ये हमेशा ग्रोथ करता है, और इंसुलिन एक फैट स्टोरेज का काम करता है। फैट को फैट बर्निंग मोड में नहीं आने देता है बॉडी को। तो मतलब अगर हम कार्ब रिच फूड खाते हैं, वहां पर भी ये हार्मोनल इफेक्ट भी बॉडी में देखने को मिलेगा। और कार्ब रिच फूड खाने के बाद जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहेगा, उस कंडीशन में फैट स्टोरेज मोड में बॉडी रहेगी। फैट बर्निंग, हम कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फैट बर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बात को भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि फूड किस तरह से हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
हार्मोनल लेवल चेंज हो रहे हैं। हार्मोन का जब ज्यादा मात्रा में हमारा इंसुलिन का लेवल ब्लड में बना रहेगा, उस कंडीशन में आपको ये फैट स्टोरेज मोड में रखेगा, फैट बर्निंग नहीं होगी। हम चाहे कैलोरी का इंटेक कम कर लें, चाहे एक्सरसाइज को बढ़ा दें। तो इस तरह से हुआ हार्मोनल चेंजेस भी आपको फैट लॉस की जर्नी में या वेट लॉस की जर्नी में आपके लिए बाधक बनता है। तो यहाँ पर अब ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी बड़े आसानी से कि अगर हम कार्ब का इंटेक कम कर देते हैं तो कार्ब जब कम जाएगा और उसी जगह पे हम प्रोटीन और फैट के इंटेक को बढ़ा देते हैं तो इंसुलिन का लेवल कम रहने लगेगा। जब इंसुलिन का लेवल कम रहने लगेगा तो फैट स्टोरेज मोड से बॉडी फैट बर्निंग मोड में आ जाएगी। जब फैट बर्निंग मोड में आएगी तो हमारा वही थोड़ा सा भी किया हुआ एक्सरसाइज हमारे लिए इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से हमें एक एक पॉइंट्स को समझते हुए आगे चलना है। अब बात आती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स भी हमें किस तरह से इफेक्ट करता है, और आपको जेनेटिक्स को समझने के लिए आप ये चीज देखते होंगे कि सेम क्वांटिटी में सेम फूड सेम डाइट खाने के बाद कोई किसी एक बंदे को इफेक्ट ज्यादा अच्छा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। जेनेटिक्स में हम दो चीजों को देखते हैं, किसी एक की बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है, किसी दूसरे की बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है, मतलब उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो इंसुलिन अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, उसके बॉडी में रिजल्ट अलग मिलेगा, और जिसकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव है उसको रिजल्ट अलग मिलेगा। डाइट एक रहते हुए, एक्सरसाइज एक रहते हुए भी सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह भी है कि जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं उनका वेट गेन और ज्यादा स्पीड में होता है, और उस समय उनके डाइट कुछ भी चेंज कर लें उसके बावजूद भी उन्हें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको बात समझने की जरूरत है कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस, आज के डेट में इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनिमिया बहुत सारी बीमारियों का कारण है। बट भले ही आज आपको कुछ दूसरी बीमारियां देखने को नहीं मिलती हो, लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में बना हुआ है तो ये वेट लॉस की जर्नी में आपके लिए बाधक सिद्ध होगा। तो इस तरह से जब हम एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे और कहाँ पर किस चीज को मेंटेन करना है, कहाँ पर क्या सुधार लाना है, इन सब चीजों को समझते हुए जब हम आगे काम करेंगे तो वेट लॉस की जर्नी में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और इसके बाद तब अगले स्टेप की बात हम करेंगे, और इस अगले स्टेप को समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेकेंड स्टेप पर हम भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप इस पांचों स्टेप्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और जब पांचों स्टेप आप समझ जाएंगे तो वेट लॉस में आपको काफी मदद मिलेगी। और हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। और ऐसे जरूरतमंद लोग भी, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस वीडियो की किसी को नीड है, तो ऐसे लोगों को आप शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।